हेलो स्टूडेंट, तो क्लिनिकल एनाटॉमी की अगली कक्षा में, अगली नेक्स्ट क्लास में हम चलते हैं। तो इसमें आपने लास्ट तक पढ़ा था ओडिमा, है ना, इन्फ्लामेशन ओडिमा के बारे में हमने बात की थी। तो इन्फ्लामेशन के वापस एक रिकॉल करते हैं। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू ड्यू टू एनी इंजुरी, ड्यू टू एनी एजेंट। तो वो इंजुरी या एजेंट किसकी, वो एजेंट क्या हो सकता है? वो फिजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो सकता है। तो उसके उन एजेंट्स की वजह से जब इंजरी होगी तो जो लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स दिखाएगा वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। इसमें हमने क्या क्या देखा था? इसमें होगा वहाँ पर उस जिस जगह पर है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेडनेस होगा, ठीक है, वार्मथ, पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेडनेस होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, ये हमने इसमें देखा था। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसिस के बारे में। तो थ्रोम्बोसिस को इस वाला डायग्राम से समझिएगा। ये ब्लड वेसल है, दिस इज अ ब्लड वेसल। ये वाला डायग्राम देखिए, ब्लड वेसल है। तो जब ब्लड वेसल के अंदर इंट्रावैस्कुलर, इट मीन्स विद इन द वेसल्स, इट मीन्स आर्टरी और वेन, फॉर एग्जांपल आर्टरी, तो उस आर्टरी के अंदर जब ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, तो वो कहलाएगा उसका कोगुलेशन। क्योंकि वो ब्लड वेसल के अंदर है तो वो कहलाएगा इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन। तो इस तरीके से किसी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लॉट होना, उसका कोगुलेशन होना, ये इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन की जो प्रोसेस है वो कहलाती है थ्रोम्बोसिस। क्या कहलाएगी? थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? Thrombosis is a intravascular coagulation. What is intravascular coagulation? When blood clots within the blood vessel, it is known as intravascular coagulation. और इस तरीके से within the blood vessels ब्लड का धीरे 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 क्लॉट हो जाना वो कहलाएगा इसका थ्रोम्बोसिस। क्लियर हुआ? तो पहला फिनोमिना, पहला वर्ड क्या है? थ्रोम्बोसिस है। What is thrombosis? Thrombosis is a intravascular coagulation. कॉज क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हो गया थ्रोम्बोसिस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टर्म है वो है एम्बोलिज्म। इस डायग्राम से समझते हैं। ये थ्रोम्बोसिस है, यहाँ पर ये थ्रोम्बोसिस है। अब इसका, इस क्लॉट का एक हिस्सा, एक टुकड़ा डिटेच हो जाएगा। जब वो डिटेच होगा और वो दूसरे ब्लड वेसल्स की तरफ जाने लग जाएगा, तो जब यहाँ देखें, इसका ये नीचे वाला टुकड़ा मान लीजिए डिटेच हुआ यहाँ, और ये ब्लड वेसल्स में दूसरे ब्लड वेसल्स की तरफ जा रहा है और उसकी ब्लड सप्लाई को ऑक्लूड कर रहा है, रोक देगा। तो ये प्रोसीजर, ये जो होगा वो कहलाएगा एम्बोलिज्म। और जो टुकड़ा टूट कर गया ये कहलाएगा एम्बोलस। किसी एक जगह थ्रोम्बोसिस हुआ, थ्रोम्बोसिस का एक टुकड़ा डिटेच हो गया, टूट गया, टूटने के बाद वो ब्लड सप्लाई में से होते हुए किसी दूसरे जो है वो ऑर्गन की ब्लड सप्लाई में गया और वहाँ उसकी आर्टरी को जाकर ब्लॉक करेगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा एम्बोलिज्म। और वो टुकड़ा जो डिटेच होकर दूसरी जगह जाकर आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है वो कहलाएगा एम्बोलस। जैसे एम्बोलस है, यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रही थी, अब ये ब्लॉक कर दिया, यहाँ से ब्लड जाएगा लेकिन ये पूरा जो एक नेचुरल फ्लो था ब्लड का उसको क्या कर देगा? रोक देगा। यहाँ भी देखिए आप, थ्रोम्बोसिस में जब वो क्लॉट होगा तो वो क्या करेगा? ब्लड फ्लो को रोक देगा। तो इसके नीचे ब्लड प्रॉपरली जाएगा नहीं, वो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होगा नहीं। तो दो वर्ड हैं, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। What is thrombosis? Thrombosis is a intravascular coagulation. Okay? और एम्बोलिज्म क्या है कि जब थ्रोम्बोसिस का एक टुकड़ा डिटेच होगा और वो डिटेच होने के बाद दूसरे ब्लड वेसल्स पर जाकर ब्लड सप्लाई को रोक देगा, हैम्पर कर देगा, ऑक्लूड कर देगा, तो वो कहलाएगा एम्बोलिज्म और वो टुकड़ा कहलाएगा एम्बोलस। ये दो वर्ड आपको एक साथ याद होने चाहिए, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। हेमरेज, ब्लीडिंग, ब्लड बाहर आना, एक्सटर्नल, जैसे यहाँ पर कट हो गया तो ब्लड बाहर आएगा, दैट इज अ एक्सटर्नल हेमरेज। बॉडी कैविटी के अंदर मान लीजिए इंटेस्टाइन कट हो गया, कट होने के बाद ब्लड निकल रहा है उससे, अल्सर हो गया, अल्सर से ब्लड निकल रहा है तो इंटरनल हेमरेज कहलाएगा। हेमरेज आर टू टाइप्स, इंटरनल हेमरेज एंड एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल ब्लीडिंग दैट विल बी द एक्सटर्नल हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग दैट विल बी द इंटरनल हेमरेज। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अल्सर। अल्सर को इस डायग्राम से समझते हैं। ये स्किन है, ये स्किन हमारे माउथ में अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है। तो वो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन कंटिन्यू है, देखिए ऐसे कहीं पर भी इसमें कोई ब्रीच है ना, इंटरप्शन या कट या इरोजन नहीं है। तो जब स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसका सरफेस है वो टूट जाए, बीच से ब्रीच हो जाए, उसमें कोई गैप आ जाए, तो वो कहलाता है अल्सर। जैसे यहाँ देखते हैं, ये स्किन था, स्किन का सुपीरियर सरफेस स्किन है, वो कंटिन्यू है, यहाँ तक कंटिन्यू है, यहाँ पर आके टूट गया, ब्रिज हो गया, फिर ये कंटिन्यू है। तो जब स्किन का सरफेस या म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी ब्रिज हो जाए तो वो कहलाता है अल्सर। जैसे माउथ में हम देखें छाला पड़ जाता है, यहाँ पे छाला माउथ में, लिप्स में, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन है।
तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी ब्रीच हो जाती है तो वो कहलाएगा अल्सर। यहाँ पर होगा तो एप्थस अल्सर कहलाएगा, स्टमक में होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा, डियोडिनम की तरफ जाएंगे तो पेप्टिक अल्सर मिलेगा, डियोडिनल अल्सर मिलेगा। तो जब स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस या कंटिन्यूटी ब्रीच हो जाती है, टूट जाती है, उसमें कोई गैप हो जाएगा तो वो कहलाएगा अल्सर। व्हाट इज अल्सर? अल्सर इज अ गैप और ब्रीच इन द सरफेस ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल एप्थस अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये हो गया अल्सर। क्लियर हुआ अल्सर। अब हम देखते हैं साइनस। ये साइनस, तो साइनस क्या है? जैसे यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रीच हो गई तो वो हुआ क्या? अल्सर। अब मान लिया जाए ये जो कंटिन्यूटी ब्रीच हुई अल्सर हुआ है वो हील नहीं हुआ, वो धीरे 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 ट्रैक बनाए, ट्रैक बनाने लग गया, एक ट्रैक्ट बना रहा है, एक डक्ट जैसा बना रहा है, और इस डक्ट की एक ओपनिंग है, नीचे की तरफ वो क्लोज है। इस ट्रैक्ट की, डक्ट की एक ओपनिंग है, ऊपर की तरफ ये ओपनिंग है, नीचे की तरफ ये क्लोज है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाएगा साइनस। और इसको कवर किया होगा एपिथेलियम। एपिथेलियम इज अ आउटर कवरिंग। तो व्हाट इज साइनस? साइनस में एक ट्रैक्ट बनेगा और वो ट्रैक्ट कैसे होगा? ब्लाइंड ट्रैक्ट होगा। उस ट्रैक्ट का एक एंड ओपन होगा और एक एंड क्लोज होगा, वो कहलाएगा साइनस। स्किन के सरफेस में मान लीजिए यहाँ पर वुंड हो गया, मान यहाँ देखते हैं, यहाँ पर स्किन है, स्किन पे सरफेस पे वुंड हो गया है, अब वुंड धीरे 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 हील नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते 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 वो अंदर की तरफ घुसा और ट्रैक्ट बना दिया। उसका एक सिरा ओपन है, जहाँ पर वुंड है वहाँ पर वो सिरा ओपन है, नीचे की तरफ वो क्लोज है। तो ऐसा ट्रैक्ट जिसका एक सिरा ओपन होगा और एक सिरा क्लोज होगा, एक एंड ओपन होगा और एक एंड क्लोज होगा, वो क्या कहलाएगा? साइनस कहलाएगा। क्लियर? जैसे पेन, पेन का एक सिरा ओपन है जहाँ से आप लिखते हैं, उसका दूसरा सिरा क्लोज है, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ साइनस। ठीक, जैसे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, माउथ दिख रहा है आपको, ये ओपन है, अंदर की तरफ क्लोज होगा तो साइनस। तो ऐसा कोई ट्रैक्ट या डक्ट जिसका एक सिरा ओपन होगा जबकि दूसरा सिरा क्लोज होगा, वो क्या कहलाएगा? साइनस कहलाएगा। और ये लाइंड होगा एपिथेलियम, एपिथेलियम उसको कवर करेगा, लाइन करेगा, ये कहलाएगा साइनस। दूसरा एग्जाम्पल है फिस्चुला, दिस वन इज फिस्चुला। अब फिस्चुला में क्या होगा? इसमें भी ट्रैक्ट होगा, लेकिन इस ट्रैक्ट के दोनों एंड, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है, दोनों ओपन होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? फिस्चुला कहलाएगा। फिस्चुला का एक एंड ओपन, दूसरा एंड भी ओपन। साइनस का एक एंड ओपन, दूसरा एंड क्लोज, जबकि फिस्चुला में दोनों एंड्स ओपन होंगे, ये भी एपिथेलियम से लाइन होगा। ठीक है? व्हाट इज फिस्चुला? फिस्चुला इज अ ट्रैक्ट वेयर बोथ एंड्स आर ओपन, फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड, अपर एंड और लोअर एंड, कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो अगर इसमें दोनों एंड्स ओपन होंगे तो वो क्या कहलाएगा? फिस्चुला कहलाएगा। एक एंड ओपन होगा तो साइनस कहलाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन, ये स्किन की कंटिन्यूटी ब्रीच होगी, गैप आ जाएगा उसमें, तो वो अल्सर कहलाएगा। तो अल्सर है, साइनस है, फिस्चुला, ये तीन एक बंच है। आगे बढ़ते हैं। नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? जब किसी टिश्यू की डेथ हो, जब किसी टिश्यू की डेथ हो, पहला चीज़, उस टिश्यू की डेथ क्यों होगी? मान लीजिए ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो अब उस न्यूक्लियस में डैमेज हो, उसका न्यूक्लियस डैमेज हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, हो सकता है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जो सेल के ऊपर अटैक करे और अटैक करके उसके न्यूक्लियस को डैमेज कर दे। और ये डैमेज कैसे हो? इरिवर्सिबल, उसे चेंज ना किया जा सके। एक बार अगर वो डैमेज हो गया है तो वो हो गया डैमेज, उसको वापस नॉर्मल ना किया जा सके, ये कहलाएगा इरिवर्सिबल। तो क्या क्या वर्ड मेरे को समझ में आ रहा है? इरिवर्सिबल डैमेज होना पहला वर्ड, किसका होना? न्यूक्लियस का होना, किसका? सेल का। उसकी वजह से क्या होगा? किसी टिश्यू का डेथ होगा। तो किसी टिश्यू का डेथ हो किसकी वजह से? सेल के न्यूक्लियस की डैमेज होने की वजह से। वो डैमेज कैसे हो? इरिवर्सिबल हो, तो ये कहलाएगा आपका नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस इज अ डेथ ऑफ अ टिश्यू ड्यू टू इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द न्यूक्लियस। किसी टिश्यू का, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक हुआ, अटैक होने के बाद न्यूक्लियस डैमेज हो गया, और ये डैमेज कैसा है? इरिवर्सिबल। तो इस इरिवर्सिबल डैमेज की वजह से जब न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा और न्यूक्लियस डैमेज हो जाने से सेल की डेथ होगी, सेल के डेथ होने से टिश्यू की डेथ होगी, तो ये कहलाएगा आपका क्या? नेक्रोसिस। द वर्ड इज नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? Necrosis is a death of tissue due to irreversible damage of the nucleus। ये क्या कहलाएगा आपका? नेक्रोसिस कहलाएगा। ठीक है। अब एक दूसरा वर्ड है डिजनरेशन। नेक्रोसिस और डिजनरेशन। डिजनरेशन में भी टिश्यू की डेथ होगी, इसमें भी जो है वो सेल्स डैमेज होगा, लेकिन ये कैसा होगा? बाय द एज, एज की वजह से, डीओरिएंटेशन होने की वजह से होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल एज होने की वजह से जैसे कोई मसल्स है, मसल्स वीक होगा, स्किन वीक होगा, बोन्स वीक होंगे, तो ये क्या है बाय द एज, बाय द टाइम। तो डीजनरेशन क्या होगा, इसमें भी डैमेज होगा, लेकिन ये कैसा होता है, रिवर्सिएबल होता है, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं एंटी एजिंग यूज़ करके। तो जब किसी सेल या टिश्यू की डेथ हो, और वो डेथ कैसे होगा, रिवर्सिएबल होगा, और इसमें डीओरिएंटेशन यानी कि एज की वजह से धीरे धीरे चेंजेस होने की वजह से अगर डेथ होगी तो वो कहलाएगा आपका डीजनरेशन। इसमें भी टिश्यू का डेथ हो रहा है, लेकिन इसमें टिश्यू का डेथ होने का कारण न्यूक्लियस का डैमेज होना नहीं है, इसमें टिश्यू के डेथ होने का कारण है सेल्स जो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर चुका है, तो उस कंप्लीट होने की वजह से जो स्ट्रक्चरल आकार में, फंक्शनल उसके कार्य में डीओरिएंटेशन होगा। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डीओरिएंटेशन ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू द अदर रिवर्सिएबल फैक्टर्स, वो क्या कहलाएगा आपका डीजनरेशन कहलाएगा। जैसे ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस दिख रहा है, ये भी एक हो सकता है। आर्थराइटिस के बारे में हमने बात की तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी हो सकता है। तो बाय द टाइम जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डीओरिएंटेशन होगा और सेल या टिश्यू में इरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल डेथ होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका डीजनरेशन कहलाएगा। अब आते हैं गैंग्रीन। आपको नेक्रोसिस समझ में आना चाहिए। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डेथ। तो मान लिया जाए एक वुंड बना, वुंड बनने के बाद जहाँ पर उस टिश्यू की डेथ हो रही है, तो वो कहलाया नेक्रोसिस। कारण क्या होगा हम समझ सकते हैं। क्यों हो सकता है कि हो सकता है वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं नेक्रोसिस के, तो उसमें से एक कारण जो है वो ब्लड सप्लाई का हैम्पर होना है, ठीक है। नेक्रोसिस दिखाई दे रहा है, सेल या टिश्यू की डेथ हो गई है। अब जब सेल या टिश्यू की डेथ हो जाएगी तो वुंड बनेगा। वुंड बनेगा तो धीरे धीरे इसमें बैक्टीरियल या जो बैक्टीरियल है वो ग्रोथ होने लगेगा। अब वहाँ पर वुंड जो है वो क्या आने लगेगा, वहाँ से पस आना शुरू हो जाएगा, मवाद आना शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं प्यूट्रीफेक्शन। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर नेक्रोसिस और प्यूट्रीफेक्शन एक साथ दिखाई दे, तब वो कंडीशन कहलाएगी गैंग्रीन। क्या कहलाएगा? गैंग्रीन कहलाएगा। व्हाट इज गैंग्रीन? गैंग्रीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेक्रोसिस एंड प्यूट्रीफेक्शन। व्हाट इज प्यूट्रीफेक्शन? प्यूट्रीफेक्शन जब पस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, मवाद आना शुरू हो जाता है, तो प्यूट्रीफेक्शन कहलाता है। तो नेक्रोसिस और प्यूट्रीफेक्शन जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? गैंग्रीन कहलाएगी। डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देता है फूड गैंग्रीन, ठीक है। तो जब वो उसमें क्या होने लग जाएगा, वुंड हील नहीं होगा, वुंड हील नहीं होगा, नेक्रोसिस बढ़ते जाएगा, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उसके बाद वहाँ से मवाद आने लग जाएगा, पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और एक कंडीशन कहलाएगी गैंग्रीन। गैंग्रीन दो टाइप का होता है, वेट गैंग्रीन एंड ड्राई या गैस गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में पस आएगा, ड्राई गैंग्रीन या गैस गैंग्रीन में पस नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया गैंग्रीन। यहाँ तक एक को समझते हैं। थ्रोम्बोसिस, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, एम्बोलिज्म। व्हाट इज एम्बोलिज्म? व्हेन अ embolus moves towards the another vessel and it will occlude the blood supply of the another structure of the another organ, that will be known as embolism, and the detached part will be known as embolus. Means जब थ्रोम्बोसिस के बाद उसका एक हिस्सा डिटेच हो जाएगा, टूट जाएगा, और ब्लड सप्लाई में जाते हुए दूसरी जगह जाकर ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करेगा, ब्लॉक करेगा, वो प्रोसेस कहलाएगा एम्बोलिज्म, और वो टुकड़ा कहलाएगा एम्बोलस। साइनस, जब किसी स्किन के सरफेस या म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी ब्रीच हो जाए, उसमें गैप आ जाए, तो क्या कहलाएगा? साइनस कहलाएगा। साइनस जब वो ट्रैक्ट बना देगा, उसका एक सिरा ओपन होगा और एक सिरा क्लोज होगा, तो सॉरी पहले अल्सर, अल्सर के बाद साइनस। साइनस में क्या होगा? उसका एक सिरा ओपन होगा, एक एंड, और दूसरा एंड क्लोज होगा, वो कहलाएगा साइनस। अब उस ट्रैक्ट के दोनों एंड ओपन होंगे तो वो कहलाएगा फिस्चुला। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ पर टिश्यू का डेथ होगा ड्यू टू द डैमेज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये इरिवर्सिबल होगा, लेकिन जो डीजनरेशन है वो रिवर्सिबल होगा। इसमें डेथ जो है वो रिवर्सिबल होगी। ये जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डीओरिएंटेशन के रूप में प्रेजेंट होगा। ये किसकी वजह से होता है? एजिंग की वजह से होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? डीजनरेशन। गैंग्रीन क्या है? नेक्रोसिस और प्यूट्रीफिकेशन जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो कहलाएगा गैंग्रीन। गैंग्रीन दो टाइप के हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, ठीक है। वेट गैंग्रीन में पस आएगा, ड्राई गैंग्रीन में पस दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ तक ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट बंच को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन्फ्रॉक्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फ्रॉक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म है इन्फ्रॉक्शन। तो जैसे मान लिया जाए, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ।
हार्ट से उसके बाद आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा के बाद ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कम्युनिकेटेड, लेफ्ट सब क्लेवियन, फिर आगे से बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर से एक्सिलरी आर्टरी आएगी सब क्लेवियन, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी बढ़ेगी, ब्रेकियल, फिर रेडियल अल्नर आर्टरी, ऐसे करते करते आएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इंड आर्टरीज आ रही, यहाँ पर इंड आर्टरी या किसी भी ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, तो वहाँ पर आर्टरी का एक लास्ट पार्ट आ रहा है, उसके बाद आगे उसका डिवीज़न नहीं है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस नहीं है, वो इंड आर्टरी है। तो सामान्य तौर पर जनरली जब इंड आर्टरी ब्लॉक हो जाए, ऑल ऑफ सडन जब इंड आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाएगा, और ब्लॉकेज हो जाने के बाद उस ऑर्गन को जो वो इंड आर्टरी सप्लाई कर रही थी उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आपको मिलेगा MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट की कवरिंग मायोकार्डियम, उसको ब्लड सप्लाई हो रहा था, तो वहाँ पर ऑल ऑफ सडन उसकी जो आर्टरीज है जो कि इंड आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाए किसी कारण की वजह से, किसी रीज़न की वजह से जब वो ब्लॉक हो जाए तो ये प्रोसेस कहलाएगा उसका इन्फ्रैक्शन। तो जनरली कहाँ मिलेगा? इंड आर्टरी में मिलेगा। व्हाट इज़ इन्फ्रैक्शन? इन्फ्रैक्शन इज़ अ ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन इंड आर्टरी, ठीक है, ऑल ऑफ सडन ही हुआ। तो व्हाट इज़ इन्फ्रैक्शन? इन्फ्रैक्शन इज़ अ all of sudden blockage of an ind artery, that will be known as infraction. Clear? Infraction, for example myocardial infraction MI, ठीक है। अब हम देखते हैं एट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी। एट्रॉफी में क्या होगा? जब किसी सेल का या टिश्यू या किसी ऑर्गन को उसको उसका न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? ब्लड सप्लाई से जाएगा। ब्लड सप्लाई जो है वो उसको ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ब्लड सप्लाई जो है वो उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जब किसी सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को उसका न्यूट्रिशन प्रॉपरली ना मिले, उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, तो उस सेल, ऑर्गन या टिश्यू की साइज कम हो जाएगी, डिम्यूनेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या? उसका साइज कम हो जाएगा। किसका? सेल का, टिश्यू का। सेल से मिलकर बनेगा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन, तो उसकी साइज जो है वो डिम्यूनेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कहलाएगा आपका एट्रॉफी। व्हाट इज एट्रॉफी? एट्रॉफी इज द डिम्यूनेशन ऑफ द साइज ऑफ एनी सेल, टिश्यू, ऑर्गन ड्यू टू द लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिशन, दैट विल बी नोन एज एट्रॉफी। किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन का साइज कम हो जाना क्योंकि उसको उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, कम है उसका न्यूट्रिशन, ये कहलाएगा उसकी एट्रॉफी। अब आते हैं डिस्ट्रॉफी। किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन की साइज कम होना, लेकिन यहाँ पर उसको न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, लेकिन कैसा न्यूट्रिशन है? डिफेक्टिव न्यूट्रिशन है। जैसे आपको जो है वो आपके न्यूट्रिशन के लिए गाजर, हरी साग सब्जियाँ, पालक, पनीर, अंडा, मांस, मछली, दाल, दूध, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिशन है। लेकिन उसी की जगह अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड जो है वो थाली भर भर के खा रहे हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन है क्या? नहीं है तो अमाउंट ज़्यादा, लेकिन उसका न्यूट्रिशन है क्या? नहीं है। तो ये कहलाएगा डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। तो जब किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन का साइज डिमिनिशन मिलेगा उसमें ड्यू टू द डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, ये कहलाएगा आपका डिस्ट्रॉफी। जब किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन की साइज कम हो जाएगी ड्यू टू द डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, तो वो कहलाएगा डिस्ट्रॉफी। एट्रॉफी एंड डिस्ट्रॉफी, ये एक बंच है। नेक्स्ट बंच हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। इसे हम इससे समझते हैं। दो सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो टिश्यू समझते हैं। तो इस टिश्यू में देखोगे तो इसका सेल बड़ा है, सेल की साइज बड़ी है, यहाँ नंबर बड़ा है। तो जब किसी ऑर्गन या टिश्यू का साइज बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसके अंदर के जो सेल हैं उसकी साइज बढ़ गई है। नॉर्मल से जब उसकी साइज बढ़ जाएगी, तो जब सेल की साइज बढ़ेगी तो टिश्यू का साइज बढ़ेगा, टिश्यू का साइज बढ़ेगा तो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर किसी टिश्यू या ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल की साइज है वो बढ़ गई है। तो सेल की साइज बढ़ेगी तो टिश्यू का साइज बढ़ेगा, टिश्यू का साइज बढ़ेगा तो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा हाइपरट्रॉफी। ट्रॉफी का मतलब आपको छोटा सा कोई कप दे देगा, आपको बोला जब 12 किलोमीटर दौड़े आप फर्स्ट आ गए, फर्स्ट, लेकिन आपको इतना छोटा सा कप देगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। आपको जो ट्रॉफी चाहिए वो बड़ी चाहिए। तो ऐसे याद रखना, ट्रॉफी में बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? उस सेल का साइज बड़ा होगा। तो सेल का साइज बड़ा होगा तो टिश्यू का साइज बड़ा होगा, अल्टीमेटली ऑर्गन की साइज बढ़ जाएगी। तो जब किसी टिश्यू या ऑर्गन की साइज बढ़ती है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द सेल, वो कहलाएगा हाइपरट्रॉफी। लेकिन इसमें बात याद रखनी है कि सेल का नंबर पहले जितना था उतना ही रहेगा, उसका नंबर चेंज नहीं होता है। पहले मान लिया जाए सेल में 20, मतलब किसी टिश्यू में 20 सेल से मिलकर वो बना है, तो 20 ही रहेगा, वो 20 का 20 सेल ही रहेगा, बस उसकी साइज बढ़ेगी।
नंबर वही रहेगा, साइज बढ़ेगी तो हाइपरट्रॉफी है। क्लियर? नंबर वही रहेगा, उस सेल की साइज बढ़ जाएगी तो वो हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। अब आते हैं हाइपरप्लेशिया। ठीक, सेल था उसमें 20 मतलब वो टिश्यू है उसमें 20 सेल हैं। अब 20 सेल ना होकर वो कितने हो गए, 100 सेल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उसकी साइज बढ़ेगी। तो अब क्या होगा, यहाँ देखिए, ठीक है, अब उस टिश्यू के अंदर सेल का नंबर बढ़ रहा है, साइज पहले जितना था उतना ही है, साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पहले जितना था सेल का साइज वैसा ही है, बस नंबर बढ़ गया। ये कंडीशन कहलाएगी हाइपरप्लेशिया। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया में क्या होगा, सेल का साइज वही रहेगा, अब सेल का नंबर बढ़ जाएगा। जब सेल का नंबर बढ़ता है तो डेफिनेटली क्या होगा, अब उस ऑर्गन या टिश्यू का साइज बढ़ जाएगा। ये कहलाएगा हाइपरप्लेशिया। व्हाट इज हाइपरप्लेशिया? Hyperplasia, in the hyperplasia the size of cell will remain same but the number of cell will increase, and due to this increase the size of organ or tissue will increase. That process is known as hyperplasia. What is hyperplasia? फिर से समझते हैं। हाइपरप्लेशिया में सेल की साइज वैसे ही रहेगी, सेल का नंबर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ेगा तो उस टिश्यू या ऑर्गन की साइज बढ़ जाएगी, ये कहलाएगा आपका हाइपरप्लेशिया। ये हो गया हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। दो वर्ड्स क्लियर हो गए, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आते हैं हम हाइपोप्लेशिया और अप्लेशिया। हाइपोप्लेशिया और अप्लेशिया। हाइपोप्लेशिया मतलब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, डेवलप हो रहा था, कोई चीज़ है, कोई ऑर्गन है, कोई डेवलप हो रहा था, मान लीजिए आपकी हाइट ही है वो डेवलप हो गई, डेवलप हो रही थी, उसके बाद डेवलप नहीं, आप छोटे के छोटे रह गए। डॉर्फ हिंदी में कहते हैं वामन या बौना। तो जब किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन की इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है तो कहलाता है हाइपोप्लेशिया। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, वो कहलाएगा अप्लेशिया। ठीक है, जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो हाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कम हो गई, दैट इज़ अ हाइपोप्लेशिया। इकोनॉमी ग्रोथ करी नहीं, जैसे पाकिस्तान, तो वो क्या कहलाएगा, अप्लेशिया। तो डेवलपमेंट से है, डेवलपमेंट अगर इनकम्प्लीट होगा हाइपोप्लेशिया, और डेवलप फेल्योर हो जाएगा तो वो कहलाएगा अप्लेशिया। ठीक है, अब आते हैं सिंड्रोम। तो आपको साइन और सिम्टम्स समझ में आया था। साइन क्या है कि जब कोई साइन और सिम्टम्स क्या है कि जब पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में डॉक्टर को कंप्लेन करता है तो सिम्टम कहलाता है। जैसे उसको बुखार आ रहा है, सर्दी, कपकपी, खांसी है, पेट दर्द कर रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ये जो बता रहा है पेशेंट अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग, जब वो सब्जेक्टिव कंप्लेंट कर रहा है, दैट इज़ अ सिम्टम। लेकिन जो फिजिशियन या डॉक्टर है वो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग कर रहा है ऑन द पेशेंट, जो डॉक्टर समझता है किसी पेशेंट के ऊपर अपने नॉलेज को लेते हुए, तो वो उसका कहलाता है साइन। तो जब किसी डिजीज़ में बहुत सारे डाइवर्स अलग अलग साइन और सिम्टम्स का ग्रुप दिखाई दे तो वो कहलाएगा सिंड्रोम। व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। जब उसमें अलग अलग बहुत सारे डाइवर्स साइन और सिम्टम्स का ग्रुप दिखाई देगा तो वो कहलाएगा सिंड्रोम। जैसे एड्स, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, that is a syndrome. AIDS is not a disease, AIDS is a syndrome. AIDS में लूज मोशन होगा कंटिन्यू, एड्स में जो है वो वेट लॉस होगा, एड्स में फीवर दिखाई देगा, एड्स में उस पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल एड्स, ये हो गया सिंड्रोम। फिर आते हैं हम पैरालिसिस। तो पैरालिसिस क्या है? इसमें दो तरीके हो सकता है कि जो प्राइमरी मसल्स डिजीज़ है या फिर नर्व, तो दोनों कारणों की वजह से जब नर्व का डिनर्वेशन हो जाए, नर्व में कोई इंजरी हो जाए, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक जिसे हम कहेंगे, तो डिनर्वेशन होने की वजह से और प्राइमरी मसल्स डिजीज़ की वजह से जब मसल्स प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, उसका जो मोटर फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो इसे पैरालिसिस कहेंगे। सामान्य भाषा में इसे लकवा मारना कहते हैं या हिंदी में पक्षाघात कहते हैं। तो जब डिनर्वेशन या प्राइमरी मोटर डिजीज़ की वजह से जो मसल्स है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, मोटर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो क्या कहलाएगा? पैरालिसिस कहलाएगा। अब इस पैरालिसिस के टाइप है, उसके हमको समझना है। मोनोप्लेजिया, ठीक है, मोनोप्लेजिया किसी एक लिम्ब का, जैसे एक हाथ का, किसी एक का या एक पैर का, तो वो अगर उसका पैरालिसिस होगा तो कहलाएगा मोनोप्लेजिया। ठीक है, किसी एक लिम्ब का, जैसे एक हाथ का या किसी एक पैर का पैरालिसिस होना तो वो कहलाएगा मोनोप्लेजिया। उसके बाद हम आते हैं पैराप्लेजिया। पैरा मतलब पैर, दोनों लोअर लिम्स, दोनों पैर अगर पैरालाइज हो जाएंगे तो पैराप्लेजिया कहलाएगा। कोई एक लिम्ब होगा तो मोनोप्लेजिया कहलाएगा। हेमीप्लेजिया किसी एक तरफ के हाथ और उसी तरफ के पैर का, वन हाफ ऑफ द बॉडी,
वन साइड ऑफ द बॉडी, अगर राइट साइड का हाथ और राइट साइड का लेग जो है वो पैरालाइज्ड हो जाए तो वो हेमीप्लेजिया कहलाएगा। हेमीप्लेजिया में एक 1/2 ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा? हेमीप्लेजिया कहलाएगा। दोनों पैर पैरालाइज्ड हो जाएंगे तो पैराप्लेजिया कहलाएगा। कोई एक लिम्ब पैरालाइज्ड होगा तो वो मोनोप्लेजिया कहलाएगा। उसके दोनों अपर लिम्ब और दोनों लोअर लिम्ब, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज्ड हो जाएंगे तो क्वाड्रीप्लेजिया कहलाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। मोनोप्लेजिया मतलब किसी एक लिम्ब का पैरालाइज होना, हेमीप्लेजिया मतलब किसी एक साइड के हाथ और पैर दोनों का एक साथ पैरालाइज्ड होना, क्वाड्रीप्लेजिया मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर का पैरालाइज होना, और पैराप्लेजिया मतलब दोनों पैर का पैरालाइज होना। क्या कहलाएगा? आपका पैराप्लेजिया कहलाएगा। एनेस्थेशिया, लॉस ऑफ टच सेंसिबिलिटी। ठीक है, एनेस्थेशिया लॉस ऑफ टच सेंसिबिलिटी, किसी को टच करना और उसका पता ना चले, ये कहलाएगा एनेस्थेशिया। जैसे सर्जरी के समय एनेस्थेशिया दिया जाता है किसी, जैसे थम को अगर इसकी सर्जरी करनी तो अगर मैं केवल इसी पार्ट को एनेस्थाइज करूँगा ये कहलाएगा लोकल एनेस्थेशिया, लेकिन मैं पूरी कंप्लीट बॉडी को एनेस्थाइज करूँगा तो ये कहलाएगा जनरल एनेस्थेशिया। लोकल एनेस्थेशिया किसी एक पार्ट का, जनरल एनेस्थेशिया पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करने कहलाएगा उसका जनरल एनेस्थेशिया। एनाल्जेशिया, आप पेन सेंसिबिलिटी को लॉस कर दो, अगर आपको पेन का जो है वो पता ना चले तो क्या कहलाएगा? एनाल्जेशिया कहलाएगा। जैसे आप एनाल्जेसिक क्रीम लगाते हैं, डाइक्लोफेनाक, या फिर आप आयोडेक्स लगाते हैं, तो वो क्या काम करता है? जो पेन की सेंसिटिविटी है, जो पेन का सेंसेशन है उसको रोक देता है। तो जब पेन का सेंसेशन रुक जाएगा, लॉस ऑफ द पेन सेंसिटिविटी, वो कहलाएगा उसका एनाल्जेशिया। थर्म एनेस्थीसिया, टेम्परेचर की सेंसिटिविटी को रोक दिया जाए तो कहलाएगा थर्म एनेस्थीसिया। टेम्परेचर का पता ही ना चले कि ये ठंडा है कि गर्म है, तो अगर टेम्परेचर की सेंसिटिविटी को लॉस हो जाए, लॉस कर दिया जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? थर्म एनेस्थीसिया कहलाएगा। पैरास्थीसिया, इन्वर्टेड परवर्टेड जो फीलिंग ऑफ सेंसेशन है, जैसे मान लीजिए ठंड नहीं है, उसको बर्फ़ नहीं रखे, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को ठंड लग रहा है, उसको कोई भी टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज़ नहीं किया गया, कोई गर्म चीज़ से नहीं आप टच कर, लेकिन फिर भी वो बोलेगा कि मेरे को गर्म लग रहा है। तो इस तरीके से परवर्टेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन अगर होगा तो कहलाएगा पैरास्थेशिया। जो सेंसेशन नहीं है वो सेंसेशन उस पेशेंट को फील होगा वो कहलाएगा पैरास्थेशिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझ में है, पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया। फिर एनेस्थेशिया में एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, थर्मेस्थेशिया और पैरास्थेशिया। तो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। यहाँ तक का क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, आप यहाँ तक कंप्लीट करिए। अब यहाँ तक जो है वो आप कितना 40 टर्म्स हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप रिवाइज करते रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।